हाय, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम लोगों ने पिछले वीडियो तक में पूरा सोलर सिस्टम देख लिया था। अब हम लोग पृथ्वी यानी कि जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं, अब उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। आगे जितना भी चीज़ आएगा, वो पृथ्वी से ही संबंधित होगा, यानी कि पृथ्वी और पृथ्वी के बारे में, उस पर जो रहने वाले लोग हैं, या जो पृथ्वी का उच्चावच है, उसकी आकृति है, या जो भी चीज़ है, उद्योग हैं, धंधे हैं, जो भी है, हम लोग अब उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक है, वो टॉपिक है पृथ्वी, उसकी आकृति एवं गतियाँ। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी 8 ग्रह में से एक ग्रह है। पृथ्वी की उत्पत्ति भी अन्य ग्रहों की भांति ही हुई, और पृथ्वी अभी तक का ज्ञात एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ संभव हैं। तो हम लोग इस पृथ्वी के बारे में अब जानकारी को एकत्रित करेंगे। यहाँ पर मैं पृथ्वी, उसकी आकृति एवं गतियाँ। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है। इसको अंडाकार भी कहा जाता है, इसको नाशपाती के आकार का भी कहा जाता है, लेकिन हम लोग इसको गोलाकार ही मान करके चलेंगे। और पृथ्वी की इस गोलाकार आकृति को लघ्वक्ष गोलाभ कहा जाता है, यानी कि इसको अंग्रेजी में ऑवलेट एस्फेरॉइड कहा जाता है। हम आप लोगों से फिर गुजारिश करेंगे कि ज्योग्राफी में अब बार बार कुछ टेक्निकल शब्द आएंगे, जिसके लिए कि अभी भी हम बोर्ड की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग कृपया करके नोटबुक रखेंगे, आप लोग उसको नोट करेंगे तो बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर होगा। इसको, जो पृथ्वी की आकृति है, इसको लघ्वक्ष गुलाब, हिंदी में लघ्वक्ष गुलाब कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसको ऑवलेट एस्फेरॉइड कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी है, इसका भूमध्य रेखीय 2 व्यास आएगा इसका, एक भूमध्य रेखीय व्यास और एक ध्रुवीय व्यास। एक भूमध्य रेखीय व्यास और एक ध्रुवीय व्यास। जो इसका भूमध्य रेखीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, 12,756 किलोमीटर है। और जो इसका ध्रुवीय व्यास है, वो ध्रुवीय व्यास इसका 12,713 या 12,714 किलोमीटर है। तो इसको ज़रूर याद रखेंगे। अभी हम जितना भी चीज़ अभी हम करेंगे वो फैक्चुअल ही होगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो इसका जो विषुवतरेखीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, और जो इसका ध्रुवीय व्यास है वो 12,713 किलोमीटर। अभी हम लोग ध्रुवीय विषुवतरेखीय आगे हम लोग करेंगे, आप लोग समझ जाएंगे उसको। और इसकी जो परिधि है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने व्यास के रूप में देखा, अब परिधि, जो पृथ्वी की परिधि है, यानी कि भूमध्य रेखीय परिधि है, वो है 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। और इसका जो ध्रुवीय परिधि है, यानी कि इसकी जो ध्रुवीय परिधि है, वो आपका 40,000 किलोमीटर है। इसको भी आप लोग दिमाग में रखेंगे। अब किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल होता है, हम जानते हैं कि जो चीज़ें जगह घेरती हैं तो उसका कुछ क्षेत्रफल होता है, और पृथ्वी का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो है लगभग 51 करोड़ किलोमीटर, लगभग 51 करोड़, सॉरी किलोमीटर नहीं, 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। और इस 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर का जो 29% भाग है, वही मात्र हमारा स्थल खंड, यानी कि स्थल खंड है, जहाँ पर में भूमि है। और 71% पर जलमंडल है, यानी कि स्थल मंडल आपका 29% पर है, और 71% पर स्थल मंडल है। ये भी याद रखेंगे, ये तो बराबर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। जो आप इसको जब परसेंटेज में निकाल के देखेंगे 51 करोड़ से, तो आपका जो निकल कर के आएगा, यानी कि स्थल खंड, वो 14 करोड़ 84 लाख स्क्वायर किलोमीटर में हमारा स्थल मंडल है। और जो रेस्ट बचता है, यानी कि आपका 36,13,000 स्क्वायर किलोमीटर आएगा, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 36 करोड़ 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में आपका जल मंडल है। तो इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक में देखा कि पृथ्वी की जो आकृति है वो गोलाकार है, जिसको हम लोग लघ्वक्ष गोलाभ कहते हैं। इसका जो कुल क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल है समग्र में, वो लगभग 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में है। और इस पर जो स्थल मंडल है और जल मंडल है,
29% पर स्थल मंडल है और शेष 71% पर जल मंडल है। तो उसको आप लोग कैलकुलेट करके भी एग्ज़ाम में आए तो आप लोग उसको आप आसानी से कर सकते हैं, वैसे मैंने बता दिया। तो ये मुख्य बातें थीं जिसको कि यहाँ पर में ध्यान में रखना है। पृथ्वी हो गया, उसकी आकृति। अब यहाँ पर में इसकी गतियाँ हैं। गति हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। एक तो अपने अक्ष पर घूमती है और दूसरा ये सूर्य के परितः भी चक्कर लगाती है। अब यहाँ पर में ध्यान रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है इसको घूर्णन कहते हैं, इसको घूर्णन कहते हैं और अंग्रेजी में इसको रोटेशन कहते हैं। और जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है इसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये एकदम समझ करके ही चलना है, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब जो घूर्णन है, घूर्णन हमारी पृथ्वी करती है ये लगभग 24 घंटे में करती है, यानी कि अपने अक्ष पर ही एक बार में घूम जाती है लगभग 24 घंटे में। वैसे 23 घंटा 56 मिनट लगभग इसका आता है, मतलब कि इतने 23 घंटा 56 मिनट सेकेंड में भी लिया 4, तो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड में ये पूरा एक चक्कर लगाती है, ये पूरा एक चक्कर लगाती है। तो ये अपने अक्ष पर घूमती है और अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर अपना मतलब कि अपने अक्ष पर एक बार में ये घूम जाती है। और ये जो घटना यानी कि घूर्णन की गति है, इसी के कारण हमारे पृथ्वी पर दिन और रात की घटना होती है। जो दिन होता है और रात होता है, हम लोग इसको यहाँ पर में ही समझ लें, अच्छा रहेगा। हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री के अक्ष पर झुकी हुई। हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है लेकिन झुकी हुई है। आप जब ग्लोब को देखेंगे, आप लोग ग्लोब को एक बार देखने की कोशिश करेंगे तो झुका हुआ, और सूरज ऊपर में है, सूरज चमकता है। तो हमेशा उसका आप जैसे ऐसे रहेगा तो बहुत सारा पार्ट नीचे रहेगा और कुछ पार्ट ऊपर रहेगा। तो जो पार्ट ऊपर रहेगा वहाँ पर में सूर्य की रोशनी पड़ेगी, वहाँ दिन होगा, और जहाँ पर में छाया वाला जगह होगा वहाँ पर में रात होगा। वेरी सिंपल। दिन और रात का जो कारण होता है वो आपका घूर्णन होता है, जो कि लगभग 24 घंटा में आप लोग देखेंगे 23 घंटा 56 मिनट ऐसे करके आता है। तो आपका यहाँ पर में पूरा का पूरा 24 घंटा का समय नहीं लेता है, कुछ मिनट का समय बच जाता है। और यही समय बचते बचते पूरा का पूरा यानी कि पूरे वर्ष भर में आपका एक दिन और बढ़ जाता है। और यही जब 4 साल के लिए आप जाएंगे तो आपका ये लीप ईयर हो जाता है, जिसको कि हम लोग 366 दिन का काउंट करते हैं। तो और उसको हम लोग फरवरी महीना में इंक्लूड कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब रोटेशन तो आपका हो गया। अब रेवोल्यूशन का यहाँ पर में मतलब है कि परिक्रमण। पृथ्वी और अन्य जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा कर रहे हैं ये लगभग 365 दिन में, ये लगभग 365 दिन में, मतलब कि ये पूरा का पूरा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय लगता है। इसको आप लोग अगर याद रखना चाहें तो याद रखें। हम ज़्यादा नहीं डिटेल करना चाहते हैं क्योंकि इसको याद रखना मुश्किल होता है और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है इसको याद रखना। आप लोग लगभग 365 दिन में याद रखेंगे और उधर जो आपका रोटेशन है उसके लिए आप 24 घंटे का याद रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर संभव हो तो आप याद रखेंगे। तो इतने दिन में हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूम जाती है, सूर्य के चारों तरफ घूम जाती है। और ये जो घूमने की क्रिया होती है, हम जानते हैं कि फिर वही बात, पृथ्वी 23.5 डिग्री का और 66.5 डिग्री का दोनों का एक कोण बनाती है और दोनों जगह पे ये झुकी हुई। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर में तो आप देख ली कि दिन और रात, लेकिन इसके कारण यानी कि जो परिक्रमण है, रेवोल्यूशन है, इसके कारण दिन और रात बड़ा होता है। दिन और रात का बड़ा और छोटा होना इसी के कारण होता है, रेवोल्यूशन के कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है, पहली बात। और जो दूसरी बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो है ऋतुओं का परिवर्तन। जैसे ठंडा का होना, गर्मी का होना और वर्षा तो खैर आता है, ये मौसमी घटनाओं खास करके हमारे इंडिया में मानसून को, लेकिन जो ऋतु परिवर्तन है उसके लिए जिम्मेदार जो कारण है पृथ्वी की गति में वो आपका रेवोल्यूशन है, यानी कि वो आपका परिक्रमण है।
तो हम लोगों ने यहाँ तक में जो महत्वपूर्ण बातें थीं पृथ्वी और ये जो 2 चीज़ें हैं, इसके कारण ये। अब हम लोग यहीं पर में कुछ चीज़ों को और समझेंगे, जैसे कि बार-बार मतलब कि जो क्वेश्चंस भी बनते हैं और इसी से संबंधित है, वो है आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और ये भी पृथ्वी के घूमने से ही इसका सीधा-सा मतलब होता है। सूर्य अपने जगह पर कांस्टेंट है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है ये घूमती है, और चंद्रमा है वो भी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, तो चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर में देखेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसमें बराबर कन्फ्यूजन का शिकार होता है। कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं मतलब बच्चे लोग, तो यहाँ पर में हम लोग कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। इसका हम लोग यहाँ पर में देखेंगे कि सूर्य ग्रहण कब होगा। तो सूर्य ग्रहण यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी, सूर्य ऊपर पृथ्वी नीचे, और इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा, तब सूरज का पूरा भाग दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं, जो कि अमूमन अमावस्या के दिन होता है। पहला सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा। अब हम लोग चंद्र ग्रहण में आएंगे, इसको हम लोग सोलर एक्लिप्स कहते हैं, और चंद्र ग्रहण इसको हम लोग लूनर एक्लिप्स कहते हैं। और इसमें चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूरज और चंद्रमा के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है। तब पूरा का पूरा जो चंद्रमा का भाग होता है उसको हम नहीं देख पाते हैं, और इसको हम लोग लूनर एक्लिप्स या फिर चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो आपका सूर्य ग्रहण भी हो गया और चंद्र ग्रहण भी हो गया। पृथ्वी की गतियाँ, इसको हम बिल्कुल आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग कुछ और जो बातें हैं इससे रिलेटेड, इसको हम लोग देख लेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं समदिवारात्रि यानी कि ऐसा समय जब दिन और रात दोनों बराबर होता है, तो आप याद रखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को सर्वत्र यानी कि धरती पर दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। इसका कारण ये होता है कि इस दिन जो हमारा सूर्य है वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ता है, यानी कि उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं, और इसके चलते दिन और रात बराबर होता है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे 21 जून और 22 दिसंबर, इसका जो संबंध है हम अभी आगे तुरंत डिटेल कर देंगे उसको, तो आप लोग उससे इसको कोरिलेट करेंगे तो आप समझ जाएंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर तो हम बोल चुके हैं। 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून को क्या होता है कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रवेश होता है। सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और दिन बड़ा होने लगता है। और 22 दिसंबर को मकर रेखा है जो दक्षिणी गोलार्ध में है, वहाँ पर में सूर्य की किरणें सीधे पड़ने लगती हैं, जिसके कारण कि वहाँ पर में दिन बड़ा होने लगता है और रातें छोटी होने लगती हैं। तो 21 जून, और इसी के कारण 21 जून को हमारे इंडिया में मतलब योग दिवस के रूप में भी इसको इनॉग्रेट किया गया, और उसके बाद फिर वहाँ से इसको लिया गया। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल उस चीज़ को कैप्चर करके चलेंगे, और यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा इरादा यही है कि आप जो भी पढ़ें वो ऐसा पढ़ें कि आपके समझ में आए। भूगोल थोड़ा सा है, टेक्निकल है, लेकिन फिर भी जब दिमाग लगाएंगे हम लोग तो हो ही जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब जो बातें अब आप लोग समझेंगे उसको ऐसे समझिए। बहुत सारी बातें आप लोगों ने देखा, भूमध्य रेखा, ध्रुव, या इस तरीके से जो सीधी पड़ता है, ये क्या है। हम जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है। मान लीजिए कि पृथ्वी पूरा का पूरा गोलाकार है, और जो हमारी पृथ्वी गोलाकार है इसको पूरा का पूरा एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा इसको डिवाइड कर दिया गया है, आधा में डिवाइड कर दिया गया है। एक को जैसे कि आप ऊपर से जब लेंगे तो ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और यहीं से जो ऊपर वाला पार्ट होगा उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो दक्षिणी गोलार्ध, और जो बीच में जो आपका इमेजिनरी लाइन है वही हमारा विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है या इक्वेटर है।
और इसी के संदर्भ में हमने आप लोगों को कहा था कि जब सूर्य का प्रकाश ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि तो विषुवत रेखा पर सीधा पड़ेगा। अब एक तरफ का उधर का पार्ट गया, यानी कि उत्तर की तरफ पार्ट गया, और दूसरा जो पार्ट आया वो दक्षिण की तरफ आया। इसी बात पर हमारा सारा का सारा कैलकुलेशन निर्भर करता है, और इसी मतलब कि पूरा का पूरा जो घूमती है, तो सारा कुछ हम लोगों को यहीं से समझ करके चलना है, जो हम लोग आगे के क्लास में करेंगे, जहाँ पर में हम लोग अक्षांश को पढ़ेंगे, देशांतर को पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो वहाँ पर में और भी हमारा बहुत सारा फंडा क्लियर होगा। यहाँ पर में मुख्यतः हम लोगों को पृथ्वी और उसकी आकृति और उसकी गतियाँ जो हैं उसके बारे में हम लोगों को जानना था, और हम लोग से जहाँ तक संभव हो पाता है हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये है, और इसी में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा, यानी कि कोई शीतोष्ण क्षेत्र होता है, कोई उष्ण क्षेत्र होता है, और फिर आपका कोई फ्रीज जोन होता है, यानी कि शीत क्षेत्र होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पूरा का पूरा 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, फिर 90 डिग्री तक जाएंगे। तो उसके लिए हम स्पेशल, फिर उसके लिए अक्षांश और देशांतर के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।